हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। सो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का आग्रह किया है। सो आज हम देखेंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक से समझने के लिए हमें पहले पर्सनल लॉज क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। सो बेसिकली पर्सनल लॉज यानी कि इंडिविजुअल लॉज, यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल कम्युनिटीज और रिलीजन्स आते हैं। हर रिलीजन और हर कम्युनिटी का अपना इंडिविजुअल यानी कि अलग पर्सनल लॉ होता है। सो पर्सनल लॉ बेसिकली हमारे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस ये सारी चीज़ें गवर्न करते हैं। सो जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ और जितने ज़्यादा रिलीजन्स उतने ज़्यादा पर्सनल लॉज, और जितनी ज़्यादा पर्सनल लॉज उतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा लीगल सिस्टम बनता है। सो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिस्टम बनेगा उतना ज़्यादा डिले होगा जस्टिस डिलीवरी की प्रोसेस में। सो इंडिविजुअल लॉज जो हर एक कम्युनिटी और हर एक रिलीजन के अपने स्क्रिप्चर्स और कस्टम्स यानी कि रीति रिवाजों पर बेस्ड रहते हैं, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से। एक्चुअली ये कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हर एक कम्युनिटी और हर एक रिलीजन के लिए कॉमन होंगे। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, आप सभी को ये लॉ और ये कोड लागू पड़ेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उन्हें हम देखेंगे। सो हमारे पर्सनल लॉज कॉन्करेंट लिस्ट का एक पार्ट है। अब ये लिस्ट्स क्या होती हैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। सो ये बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर है जो कि 4 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। सो पहली आती है यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट और फाइनली आती है रिजर्व लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद आते हैं स्टेट लिस्ट पर स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। और थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्टेट्स एज वेल एज पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। और रिजर्व लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है और उन पर लॉ बनाने की पावर कंप्लीटली पार्लियामेंट में रहती है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसी सेक्शन में एक स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। आर्टिकल 44 स्पेसिफिकली ये कहता है कि स्टेट शाल एंडेवर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पर स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि कोशिश करे अपने सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। सो अब आप कहेंगे अगर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है। सो एक्चुअली उसके लिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पर आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रोविजन है वो क्या है वो समझना पड़ेगा। एक्चुअली डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक नियमावली है जो कि वॉलंटरी है, जो स्टेट्स को लॉ बनाते वक्त कंसिडर करनी पड़ती है, लेकिन वो कंसिडर करे ये कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। यही तो प्रॉब्लम है। सो अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक वॉलंटरी नियमावली है, उसमें डालने का काफ़ी विरोध किया। लेकिन उस समय के धार्मिक कट्टरपंथियों की विरोध की वजह से ये चीज़ वैसी की वैसी रह गई। सो इन्हीं पर्सनल लॉज में सुधार लाने के लिए यानी कि रिफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की घोषणा की। सो हिंदू कोड बिल स्पेसिफिकली हिंदू लॉज को और हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था, और इसी बिल में पहली बार डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया। डॉटर्स यानी कि बेटियों को अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक दिया गया, और जो कि पॉलीगामी है यानी कि बहुविवाह उसको अपोज किया गया था। लेकिन उस समय के धार्मिक कट्टरपंथियों की विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल को खारिज किया गया, और इसी चीज़ की वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया था। सो हिंदू कोड बिल को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट 4 लॉज लेके आई। सो पहला लॉ था हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, उसके बाद द हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और फाइनली द अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट।
बेसिकली 1954 तक जो भी शादियां होती थी वो हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक होती थी। लेकिन 1954 में आए स्पेशल मैरिज एक्ट ने जो भी मैरिजेस है जो पर्सनल लॉज के आउटसाइड यानी कि बाहर होती है उनको भी लीगलाइज किया। सो अब हम थोड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स 1937 में आए शरीयत एक्ट से गवर्न होते हैं। शरीयत लॉज के अनुसार सरकार मुस्लिम पर्सनल मैटर्स में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं कर सकती और जो भी मैटर्स है वो डील किए जाएंगे जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा, और वो डिसीजंस भी बेस्ड होंगे कुरान और हदीथ के इंटरप्रिटेशंस पर। जैसे हमने हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज देखे वैसे ही क्रिश्चियन और ज्यूज़ के भी पर्सनल लॉज हैं। बेसिकली 1 साल पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे जी ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमें गोवा जैसे राज्य का आदर्श सामने रखना चाहिए। एक्चुअली गोवा एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कार्यरत है। अब हम स्पेसिफिकली गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करेंगे। गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्पेसिफिकली पोर्तुगीज सिविल कोड कहा जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पोर्तुगीज सिविल कोड, जो कि 1867 में लागू किया गया था और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद आज भी जो गोवा में कार्यरत है। गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी और इनकम है उस पर वाइफ और हस्बैंड दोनों का समान अधिकार रहता है और उसके बाद उनके जो चिल्ड्रंस है उनमें भी वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। गोवा के जो भी मुस्लिम्स हैं और जिनके मैरिजेस गोवा में रजिस्टर्ड है वो पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह और ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देन इन केस ऑफ डाइवोर्स जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड की जाती है वाइफ और हस्बैंड में, और किसी भी प्रकार की डेथ में जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स है फैमिली के उनमें इक्वली डिवाइड की जाती है प्रॉपर्टी। ये थी कुछ अच्छी चीज़ें गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली गोवा के पोर्तुगीज सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना नाइंसाफी होगी। वो क्यों, आगे देखते हैं। गोवा के पोर्तुगीज सिविल कोड के अनुसार जो भी हिंदू आदमी है वो पहली बीवी होने के बावजूद दूसरी बीवी कर सकता है, वो भी 2 केसेस में। पहली केस है जब उसकी पहली बीवी 25 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देती, और दूसरी केस ये है कि उसकी बीवी अगर 30 साल की उम्र तक किसी भी मेल चाइल्ड को जन्म नहीं देती तो वो आदमी दूसरी शादी कर सकता है। इसे बाइगेमी भी कहते हैं, बट ये चीज़ बाकी कम्युनिटीज के लिए प्रोहिबिटेड है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड की आखिर ज़रूरत क्यों है वो देखेंगे। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 1976 को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मस्ट। सेकेंड पॉइंट है जेंडर जस्टिस। अगर किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को देखा जाए तो उसमें विमेंस को कम दर्जा दिया जाता है। इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है जो विमेन को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। थर्ड पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस। एक्चुअली शाहबानो केस 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। बेसिकली शाहबानो केस 1986 में एक 76 ईयर की महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया था और मेंटेनेंस जो कि हर एक विमेन का हक है डाइवोर्स के बाद, वो भी उससे नकारा गया था। जब ये केस कोर्ट में आया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने इसके फेवर में, इस महिला के फेवर में डिसीजन दिया, और यही टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत होने का जजमेंट दिया। फोर्थ पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। जैसे कि हमने पहले देखा कि जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़, जितनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स होंगे उतने डिफरेंट पर्सनल लॉज होंगे। जितने ज़्यादा पर्सनल लॉज होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा लीगल सिस्टम बनेगा, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा लीगल सिस्टम बनेगा उतना ज़्यादा डिले होगा जस्टिस डिलीवरी की प्रोसेस में। फिफ्थ पॉइंट है वोट बैंक पॉलिटिक्स। इंडिया के किसी भी इलेक्शंस को देखा जाए, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस इलेक्शन हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस इलेक्शन हो, रिलीजन हर बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है।
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए तो रिलीजन का ये मुद्दा थोड़ा तो कम हो सकता है और डेवलपमेंटल जो एजेंडाज है उन्हें थोड़ी जगह मिल सकती है। अब हम देखेंगे क्या क्या प्रकार के ऑब्स्टैकल्स और क्या क्या प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो कि सबसे ऊपर है उनमें राइट टू रिलीजन मेंशन्ड है। आर्टिकल 25 बेसिकली राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 26 जो गारंटी देता है कि रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस अफेयर्स है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस यानी कि रिलीजियस अथॉरिटीज खुद डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन गारंटी करता है वो लिमिटेड है, जो कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी यानी कि नैतिकता से बंधा हुआ है। बेसिकली 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि इस वक्त इंडिया को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सोशो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और सामाजिक चैलेंजेस देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में। एक्चुअली हर कंट्री के माइनॉरिटी को ये डर रहता है कि समानता और यूनिफॉर्मिटी के पीछे मेजॉरिटी का जो कल्चर है वो उन पर थोपा जाएगा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया सबसे डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में इतने डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटीज़ हैं कि उन सब को ध्यान में रखकर एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना लगभग इम्पॉसिबल चीज़ है। बेसिकली इंडिया सदियों से एक पैट्रियार्कल यानी कि पितृप्रधान संस्कृति है और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसे लॉज जो वुमेन्स को इक्वल अधिकार देते हैं, इक्वल राइट देते हैं, लाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। बेसिकली 21st सेंचुरी में हम वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी सारी बातें करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 2 महिला कैबिनेट मिनिस्टर है, पहली है निर्मला सीतारामन और दूसरी स्मृति ईरानी। एक्चुअली 2010 और 11 की एग्रीकल्चरल सेंसस देखे तो ओनली 10% ऑफ वुमेन होल्ड एनी काइंड ऑफ लैंड एट देयर नेम। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में है पॉलिटिकल विल, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि उसका सबसे बड़ा हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार जो कि रिलीजन है उसको स्क्रैप किया जाए। सो दैट वाज इट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी जो भी सजेशंस है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है या इशू है करंट रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड या कोई भी टॉपिक जो आप हमसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।